बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ़ जावेद यूट्यूब चैनल की वसातत से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स और कंपटीशन के एस्पिरेंट्स, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब पुलिस के अंदर असिस्टेंट BPS 16 में सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मतलब पंजाब पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म ये जॉब है। बहुत इजी तरीके से आप एक ज़बरदस्त महकमे के अंदर अपनी जान पहचान नाम बना सकते हैं। उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज जो सीट्स अनाउंस हैं वो असिस्टेंट की सीट्स हैं। 16 ग्रेड होता है और ये वो पोस्ट है एक 100 नंबर की कि एक 100 नंबर का इम्तिहान दे के आप अपने आप को एक गस्टेड पोस्ट के लिए अपनी एलोकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत इंतज़ार के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत बड़ा नंबर सीट्स का अनाउंस किया है। टोटल 102 सीट्स हैं, उसमें 77 सीट जो ओपन मेरिट पे हैं, 77 सीट्स ओपन मेरिट पे हैं असिस्टेंट की 16 ग्रेड के अंदर। मज़े की बात यह है कि इसका सिलेबस वही है जो बाकी सारे 100 पेपर MCQs का जो पेपर होता है उसका वही सिलेबस है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो स्पेसिफिकली इस पोस्ट से रिलेटेड उन्होंने करके इसके सिलेबस में डाला हो। नहीं, कोई ऐसा सिलेबस नहीं है इसका कि अलग असिस्टेंट के तौर पर आया हो। सो इसलिए आप हर वो स्टूडेंट जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जीके को जनरल नॉलेज अपना, उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके अलावा पाकिस्तान ज्योग्राफी, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन की इरा को, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अगर कोई तैयार कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो इस सीट के लिए भी सेम सिलेबस के साथ पेपर को अटेम्प्ट करने जा सकता है। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं आपके सामने सी क्वालिफिकेशन रखता हूं कि पंजाब पुलिस के अंदर असिस्टेंट की जो 16 ग्रेड की सीट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन जस्ट आपने बैचलर किया हो, इवन सेकंड डिवीजन में भी आपने बैचलर किया है तो आप इस सीट के लिए यानी 16 ग्रेड की जो सीट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 16 ग्रेड की असिस्टेंट की सीट है। पंजाब पुलिस बहुत बड़े डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट आपकी पहचान बनाता है। एक तगड़ा जबरदस्त किस्म का डायनामिक किस्म का डिपार्टमेंट हो, उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, उसमें आपकी सोशल से होती है, उसमें आपकी एक सोशल रिकॉग्निशन होती है, उसके अलावा एक आपका ब्राइट फ्यूचर होता है। रिसोर्सफुल डिपार्टमेंट के अंदर एक जबरदस्त किस्म की सीट है जिसमें डायरेक्ट आप 16 ग्रेड में अपनी एलोकेशन को सिक्योर करते हैं। किसके साथ? सिर्फ आपने बैचलर किया हो और वो भी सिर्फ सेकंड डिवीजन के साथ भी अगर हो तो आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट 6 या 7 साल बाद जिस तरह हर आए दिन जॉब का क्राइटेरिया, जॉब का प्रमोशन स्ट्रक्चर, किसी भी जॉब का, सरकारी जॉब का जो रेगुलर हो उसका वो बेहतर से बेहतर तर हो रहा है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट अपने आप की एलोकेशन 16 ग्रेड के अंदर सिक्योर करते हैं तो कोई इसमें शायवा नहीं कि आप 8 से 10 साल बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपनी काबिलियत, अपने जोहर, अपनी हिम्मत का लोहा मनवा रहे हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन के साथ BA रिक्वायर्ड है। कोई इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डिग्री का उसूल नहीं है कि आप 16 ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए बैचलर आपने किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके अलावा आपकी एज 18 से 25 साल
ये 5 साल एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 8 साल एज रिलैक्सेशन है। यानी जो मेल है उसकी अगर 25 और 18 साल से लेकर 25 साल तक वो अप्लाई कर सकता है मेल, 18 से 25 साल तक, और जो फीमेल है वो 18 से 33 साल तक, 33 साल तक वो अप्लाई कर सकती है। बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है पंजाब पुलिस के अंदर। तो इसको आहने हाथों लें, आड़े हाथों लें, इसको इजी ना लें, ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर सेल्डम, कभी कभार आपकी चौखट पे आके दस्तक देती है। आपको चाहिए कि आप हर सूरत में अप्लाई करें ताकि आपका ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर आप पूरे अगर उतरते हैं तो आपको हर सूरत में अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई इसलिए करना चाहिए, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे आप अपने आप को इस सीट के लिए अहल समझ सकते हैं। ये चीज क्लियर होगी कि ये आपके पास अगर क्राइटेरिया है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस इसका क्या चीज, आप इसके लिए 18 से 25 जनरल है, और 5 साल की मेल के लिए एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन यानी 18 से 25 साल जनरल है, 5 साल आपकी एज रिलैक्सेशन है, यानी 30 साल तक। अब 30 साल तक, और इधर आपका 18 से 33 साल तक, ये फीमेल के लिए है, और मेल के लिए 25, 5, 30, 5 साल एज रिलैक्सेशन है, और इधर 8 साल एज रिलैक्सेशन है फीमेल के लिए। तो अगर आप मेल हैं और आप 30 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं हुई, तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप 33 साल तक अपने आप को एलिजिबल समझिएगा कि मैं अप्लाई कर सकता हूं, अगर आपने कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ बैचलर किया हुआ है। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इसका, ये आपका 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप है। कमाल की ये बात है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 16 ग्रेड की सीट को सिर्फ एक 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर देके उसमें अच्छा स्कोर हासिल करके आप अपनी एलोकेशन को बतौर असिस्टेंट पंजाब पुलिस के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। अब ये जो पेपर है 1 पेपर एमसीक्यूज पेपर, ये कौन कौन से एरियाज को टच करेगा? वही जो बाकी सारा सिलेबस है जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर का, बाकी सारे करते हैं, बाकी सारी सीट्स के लिए, इसके लिए भी कोई अलहदा नहीं है, यही सिलेबस है। इसमें सबसे पहले हम पाक स्टडी को देखते हैं। पाक स्टडी के अंदर इस पोर्शन को, जिस तरह मैंने अपने 2 सेशन लिए हैं, एक सीटीडी के लिए कारपोरल और दूसरा एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ये 2 मेरे बैच चल गए हैं। इसमें माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। यही सारा सिलेबस था, तो मैंने किस स्कीम के साथ इसको लेके चला हूं। लाइक अगर पाकिस्तान स्टडी की बात करते हैं तो मैंने इसको प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन में तकसीम किया। प्री और पोस्ट पार्टीशन, मैं प्री पार्टीशन को 712 से नहीं लेके चलता। मैं नबी अलैहिस्सलाम की आका दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल से 571 से आगे लेके चलता हूं। मैं खुलफाए राशिदीन का पीरियड शुरू होता है 632 तक, 632 से आगे 750 तक, यानी 750 तक खुलफाए राशिदीन और उम्मी खानदान का पीरियड, ये 750 तक चलता है। और 750 से आगे 1258 तक, 1258 तक सपूते जब बगदाद होता है, ये पीरियड है। अब इस पीरियड में जो 9वीं और 10वीं सदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया के हवाले से, जहां पे सारे गजनवी और गौरी खानदान ये आपको नजर आएंगे। यहां से बगदाद से होते हुए मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया से होते हुए, मिडिल ईस्ट से होते हुए ये हमारे पाकिस्तान बरसगीर के इलाकों की तरफ आते हैं। इसलिए इस पीरियड को हम स्पेसिफिक जब इंडो पाक के तनाजुर में देखते हैं तो हम 1206 से पहले
गजनवी और फिर गौरी, यानी पहले गौरी फिर गजनवी और उसके बाद फिर हम जो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखते हैं, जिसमें 1206 से 1290 तक, 1290 से 1320 तक, 1320 से 1414 तक, 1414 से 1456 तक, 1456 से 1526 तक लोधी खानदान की जब लड़ाई होती है पानीपत के मैदान के अंदर जहीरुद्दीन बाबर से, तो जहीरुद्दीन बाबर इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर मुगलिया खानदान की 1526 में बुनियाद रखता है। 1526 से 1707 तक के पीरियड को हम ग्रेट मुगल्स का पीरियड कहते हैं। ग्रेट मुगल्स के पीरियड के बाद लेटर मुगल्स का पीरियड शुरू हो जाता है, जो 1707 से 1857 तक चलता है। और 1857 की जब प्लासी की वार होती है, उसके 100 साल बाद, यानी 1857 से 1947, 90 साल बनते हैं। उस पीरियड को हम डिवाइड करते हैं स्टेप वाइज। इसमें कौन सी दिल्ली सल्तनत के बाद जब ग्रेट मुगल्स की जो भी डेवलपमेंट्स हैं बड़े शरीर के अंदर, किस तरह उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल बख्शा, और फिर जब नाहल जानशीन आए तो किस तरह इन ग्रेट मुगल्स का जो इक़्तिदार था उसका सूरज गुरूब होते होते 1857 तक जो गुरूब हो गया। और 1857 की जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल संभाल लेते हैं ब्रिटिशर्स। और 1857 से 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती हैं, इन मूवमेंट्स के नतीजे में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना जन्म लेती है, उसके बाद कांग्रेस, पहले कांग्रेस ने लिया, उसके बाद 1906 के अंदर 30 दिसंबर 1906 में जिस तरह मुस्लिम लीग ने अपना जन्म लिया, और उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के अलावा कौन कौन से लॉर्ड्स हैं, गवर्नर जनरल कौन से हैं, वाइसराय कौन से हैं, कितने वाइसराय हैं, कितने गवर्नर जनरल हैं, लास्ट माउंट बैटन तक लॉर्ड कर्जन, और उसके अलावा जितने भी हमारे सारे वाइसराय आते हैं उनको हम इंडिविजुअली देके चलेंगे प्री पार्टीशन के पीरियड में। प्री पार्टीशन का पीरियड जैसे ही खत्म होता है, फिर हम 1947 से 1956 तक के पीरियड को देखते हैं। इतने पीरियड्स में हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और कितने गवर्नर जनरल हमारे चेंज हुए, फिर पहला प्रेसिडेंट कौन सा है और आखिरी गवर्नर जनरल कौन सा है। इस सारे पीरियड में 1956 तक 1947 से हमारे पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था जिसको सामने रख के अपने स्टेट के अपने अफेयर चलाए। क्या वो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, या इसके अलावा कोई और एक्ट था। इसके अलावा कौन कौन से चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस का रोल क्या रहा है, उसके बाद गवर्नर जनरल ने क्या किया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने क्या किया, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके अलावा फेडरल जो हमारी कोर्ट थी उसने क्या किया। उसके बाद 1956 से लेकर 1962 तक, 1962 से 1947 तक, और 1962 से 1973 तक ये हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन किस साल, लाइक अगर बात करें 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे सामने 23 मार्च 1956 कॉन्स्टिट्यूशन आता है। उसके कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या है। अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना रिजाइन किसको देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का टोटल टेन्योर ऑफ सर्विस कितना है, स्पीकर पंजाब असेंबली या स्पीकर नेशनल असेंबली अपना रिजाइन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर अपना रिजाइन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर हलफ किससे देता है, चेयरमैन सेनेट कौन होता है, उसका ड्यूरेशन कितना है, वो अपना रिजाइन किसको देता है। अगर चेयरमैन सेनेट ना हो तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा, प्रेसिडेंट अगर आउट ऑफ कंट्री है तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा, चेयरमैन सेनेट अगर नहीं है तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके फंडामेंटल राइट्स, उसके अलावा जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये सारी चीजें हम इसमें पाक स्टडी में देखते हैं। प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के पीरियड में, पोस्ट पार्टीशन में मजीद फिर हम सारी गवर्नमेंट्स हमारे 1973 से पहले जो हमारे वार्स हुई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस चले, जो हमारे ऑपरेशन मिलिट्री की तरफ से हुए, जो अमेंडमेंट्स हुई, लार्जेस्ट क्या है पाकिस्तान के अंदर, स्मॉलेस्ट क्या है,
इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हम पाक स्टडी के एरिया को टच करते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो हम कॉन्टिनेंट वाइज चलते हैं। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट की एक अलग पिक्चर हम ड्रा करते हैं। उस कॉन्टिनेंट में ओवरऑल कितने कंट्रीज हैं, इस कॉन्टिनेंट्स का पॉपुलेशन के एतबार से, इस कॉन्टिनेंट का एरिया के एतबार से, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब कितना नंबर है, कौन कौन सा नंबर है। इसके अलावा इसमें लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है। एक जनरल पिक्चर लेते हैं, इस कॉन्टिनेंट को किस किस वाटर बॉडी ने कवर किया हुआ है। वाटर बॉडी के अलावा कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं जो इस सारे एरिया को कॉन्टिनेंट के एतबार से टच करते हैं। जब हम कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं, फिर हम कंट्रीज में आ जाते हैं। कंट्रीज के अंदर क्या क्या यूनिकनेस है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उसका चीफ जस्टिस कौन है, वहां की पार्लियामेंट का नाम क्या है, वहां की सीक्रेट एजेंसी का नाम क्या है, वहां की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है, वहां की हमारे सामने सी पोर्ट्स आ जाती हैं, वहां की न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, वहां की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। स्मॉलेस्ट क्या है, वहां पे लार्जेस्ट क्या है, रिवर्स के एतबार से या माउंटेन रेंजेस के एतबार से। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो इन सारी चीजों को हम कहां देखते हैं, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं। ऐसे ही हम अगर साउथ अमेरिका की बात करें, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात करें, फिर हम यूरोप की तरफ चले जाते हैं। फिर हम जब यूरोप को देखते हैं तो हम वर्ल्ड वॉर जो हुई हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसके मुहर्रिक कंट्रीज कौन से थे, वहां का उस टाइम पॉलिटिकल सेटअप क्या था, उस टाइम क्या वर्ल्ड सिंगल ब्लॉक में थी या दो ब्लॉक्स में थी। ये सारी चीजें हम जब यूरोप को देखते हैं तो यूरोप की हर अलग बेजीम और XYZ को हम परखते हैं। उसके बाद फिर हम अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। अफ्रीका के जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद फिर हम एशिया की तरफ आते हैं। और एशिया को जब हम देखेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे, मिडल सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, साउथ एशिया, वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को हम पर्टिकुलरली देखेंगे, क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान यहां पे मौजूद है। पाकिस्तान को कौन कौन सी वाटर बॉडीज टच करती हैं, किस किस वाटर बॉडी ने घेरा हुआ है, इसके अलावा यहाँ की माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंज ने घेरा हुआ है। उसके अलावा हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स को जब टच करेंगे तो कौन सा सूबा दूसरे कंट्री के किस सूबे के साथ कितनी बाउंड्री के साथ टच करता है, कौन कौन सी हमारी बॉर्डर लाइन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है और कौन कौन सी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, किस बॉर्डर का क्या नाम है, किस साल में यह नाम दिया गया, किस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की वजह से उसको यह नाम दिया गया। ये सारी चीजें जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो उसमें देखते हैं। पाकिस्तान का जब हम कोस्टल एरिया देखते हैं, कोस्टल लाइन देखते हैं, जब हम इसकी ज्योग्राफी देखते हैं, इसके लैंड बॉर्डर्स को देखते हैं, किस कंट्री के साथ कितना है, कौन सा सूबा है, कौन सा दूसरे कंट्री का सूबा है, उसकी कौन सी डिवीजन है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर टच करेंगे। उसके अलावा इस्लामिक स्टडी है। इस्लामियात का पोर्शन फेवरेट पोर्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो उसमें भी हम नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर, कुरान मजीद से लेकर, अरकान इस्लाम से लेकर, और उसके अलावा कुरान मजीद, अरकान इस्लाम और नबी अलैहिस्सलाम की जात से लेकर 1258 तक, उसमें जितने जितने भी इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन सारी चीजों को हम इस्लाम के तमाम पिलर्स, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उसके अलावा फरिश्तों की बात, अंबिया की बात, नमाज की बात, इन सारी चीजों को हम डेट वाइज और डिटेल वाइज हम इस्लामिक स्टडी के एरिया में देखेंगे। उसके अलावा जो करंट अफेयर है, मेरी स्कीम इसमें यह है, हर महीने का करंट अफेयर, हर महीने के करंट अफेयर को हम हफ्ता वाइज डिवाइड करते हैं। एक पूरे हफ्ते का करंट अफेयर हफ्ते के एंड पे, यानी हमने जुमे वाले दिन हर सूरत में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर वो आपसे डिस्कस करेंगे। पीडीएफ में भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स जो हैं वो भी आपको डेली बेसिस पे उसमें आपको शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर। ऐसे ही इस्लामिक स्टडीज के, पाक स्टडीज के, इंग्लिश का वो पोर्शन है
जिसको हमने डेली बेसिस पे लेके चल रहे हैं। इंग्लिश में हम पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट और इंग्लिश ग्रामर रूल्स को हम इस तरह देखेंगे वोकैबुलरी के साथ, डेली बेसिस वोकैबुलरी करते हुए, कि हमारा कोई पोर्शन, कोई एस्पेक्ट इंग्लिश के पेपर का हमारा मिस ना हो। ये हो गया। ऐसे ही हम कंप्यूटर के बेसिक चीजें देखते हैं और उसके नोट्स भी शॉर्ट कीज के एतबार से या अदरवाइज जो भी चीजें हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। जीके मैंने बता दी है, उर्दू का भी ऐसे ही है, जैसे बेसिक हमारे पास इस्लामियात है, उर्दू का भी पोर्शन ऐसे ही आपके साथ एक लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को चाहिए कि इसमें 100% लेके चलें अपने आप को। इसमें अगर परसेंटेज है, अगर एवरेज है, अगर इसके अलावा सीरीज है, रेशो है, कोई भी चीज है, तो वो आपके साथ 4 लेक्चर्स के अंदर मैथ का पोर्शन पीपीएससी के पिछले 10 साल के पेपर्स में जिस तरह के भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं, हर एंगल से आपके साथ वो डिस्कस किए जाएंगे। एवरीडे साइंस के अंदर हमने बेसिक साइंसेस को लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ जब हम ज्योग्राफी को भी देखते हैं तो उसको भी एवरीडे साइंस में रख लेते हैं। तो ये चीजें भी बहुत आसान हैं। इन्वेंशंस कौन कौन सी हैं ह्यूमन बॉडी के एतबार से या अदरवाइज, या ह्यूमन लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उनको भी हम उनकी हिस्ट्री, उनकी स्पेसिफिक कोई इन्वेंशंस हैं जो यूनिकनेस है, किस कंट्री से ताल्लुक है, उनका लाइफ स्पैन क्या है, उनका लाइफ ड्यूरेशन क्या है, किस साल में उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीजें एवरीडे साइंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक पोर्शन था जो सिलेबस बनाता है। ये सारी चीजें अगर आप एक दफा तैयार कर लेंगे, मेरे सेशन को अगर आपने दुरूद शरीफ के साथ ले लिया, जिस तरह मैं कहता हूं कि अगर आपने मेरे सेशन के साथ जुड़े रहे और साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, ये वो चीज है जो मैंने अपनी जात के ऊपर अप्लाई की है। अल्लाह ने मुझे एक प्राइमरी स्कूल टीचर से डीएसपी की ओर तक पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है कि दुरूद शरीफ को अपनी जात का हिस्सा बना के फितरत सानिया बना लिया। इसके अलावा वालिदैन की खिदमत को अपना पेशे खैमा रखा। इन 2 चीजों की वजह से अल्लाह ने हमको यूनिक बना दिया और बड़े बड़े टॉट्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बड़े बड़े अकेडमीज के अंदर ट्यूशन देने वाले लड़कों के ऊपर हम टाट के पढ़े स्टूडेंट्स को अल्लाह ने फातेह बनाया और अल्लाह ने हमें कामयाबी से सुरखरू किया। तो ये चीजें हैं दुरूद शरीफ वालिदैन की खिदमत के साथ। अगर आप मेरा सेशन ले लें तो मेरा दावा है जितनी ये सीट्स हैं, ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 77 ओपन मेरिट पे सीट्स हैं। तो कंपटीशन 1000 से 1500 लोगों के दरमियान भी नहीं होता। अगर 70,000 सीट है, एप्लीकेशन हैं, तो उसमें 1000 से 1500 लोगों के दरमियान कंपटीशन होगा। तो अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी को गनीमत जानिए। हमारा ऑनलाइन सेशन 23 सितंबर से इंशाअल्लाह ऑनलाइन जूम पे हमारी क्लासेस होंगी। अगर कोई बहावलपुर से तैयारी करना चाहता है तो वो फिजिकल क्लासेस भी ले सकता है। ऑनलाइन क्लासेस जूम पे होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर किए जाएंगे और पीडीएफ में जो हमारी सॉफ्ट कॉपी है नोट्स की वो भी शेयर की जाएगी आपसे। अगर आपको ये मौका गनीमत जानना है, अगर आप तरजीहात में, अपनी जिंदगी की तरजीहात में इज्जत को, रिस्पेक्ट को, रिकॉर्ड को, अपने रिस्पेक्ट को, इज्जत नफ्स को तरजीहात की लिस्ट में टॉप पे रखते हैं, तो फिर मेरा सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। दुरूद शरीफ के साथ और वालिदैन की खिदमत के साथ आप मेरे सेशन के साथ अगर जुड़े रहे तो कामयाबी, कामरानी, शादाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। आपके कामयाबी आपके कदम चूमेगी हर सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीज। तो मेरे इस सेशन को, जिसका टाइम ड्यूरेशन शाम 9 बजे से 10 बजे तक होगा, अगर आपने ज्वाइन करना है तो इस नंबर 034506800202 और 034872555618 पे राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को आप यकीनी बना सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइएगा। आप इस सेशन को ज्वाइन करें ना करें, लेकिन कहीं भी हूं आप दुरूद शरीफ को अगर आपने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, वालिदैन की दुआओं का अगर आपने किसी चीज को जरिया बना लिया,
मेरा सेशन ना मिले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपको कामयाब कामरान करेगा। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर है। आप जल्द अज जल्द इस अपॉर्चुनिटी को आड़े हाथों लेके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाएं, ताकि आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाए जहां पे जूम का लिंक शेयर होगा। अल्लाह हमारी बातों में इखलास पैदा करे, अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।